नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस बहुत छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को एक बहुत मैं कहूं छोटा था लेकिन बहुत शानदार वीडियो जीवन जीने का ये भी एक अंदाज है। और फिर कहें कि उम्र के इस मोड़ पर ये जोश ये जज्बा बनाए रखें। बेशक जिंदगी झंड ना हो, बेशक कोई घमंड ना हो, लेकिन जिंदगी गुलजार जरूर बने। देखिए सबसे पहले इस प्रकार जो भी है उम्र के दौर में यह भी जीवन का एक आनंद, और ये अमूमन ग्रामीण वातावरण में इस प्रकार के वीडियो आपको यह एंजॉयमेंट जो है, जो आनंद है, वो आपको ग्रामीण वातावरण में ज्यादा मिलेंगे बनस्पत शहरों की। चलिए अब उससे आगे आपको चलते आपको मालूम है कि आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था वो था सीबीआई के द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जो नोटिस देकर उनके मुख्यालय में बुलाया गया था। सीबीआई ने अपने मुख्यालय में बुलाया था। वो आपको मालूम है इससे पहले भी सीबीआई उनके आवास पर भी रेड डाल चुकी है, उनके लॉकर भी खंगाल चुकी है, लेकिन कुछ मिला नहीं बकौल मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के। आज उन्हें सीबीआई ने अपने हेडक्वार्टर में बुलाया था मनीष सिसोदिया ने। उससे पहले मनीष सिसोदिया महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजघाट पर पहुंचे। वहां पर राजघाट पहुंचने के बाद उन्होंने परिक्रमा की, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, जो भी कुछ है। आपको मालूम है आजकल इस प्रकार का एक चलन सा भी हो गया, और विशेष रूप से तब से जब से वो अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला था। अन्ना जी भी वहां पहुंचे थे आंदोलन से पहले, और वहां पर मौनी बाबा बन के घंटों बैठे रहे थे, मीडिया कैमरा लिए टकटकी लगाए वहां खड़ा रहा था, आदि आदि जो भी है। उसके बाद कपिल मिश्रा और अनेकों लोगों ने, अब इस प्रकार का एक चलन हो गया। तो मनीष सिसोदिया भी सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले राजघाट पहुंचे, और राजघाट से पहुंचने के बाद वो पूछताछ में सम्मिलित हुए। वहां से शाम को वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मुझ पर दबाव बनाया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दें, आपको किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा लालच भी दिया गया। इस प्रकार का वक्तव्य मनीष सिसोदिया की तरफ से आया। लेकिन शाम होते होते सीबीआई ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया है, जो हमें जानकारी मिल रही है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने इस प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया या कोई लालच नहीं दिया आम आदमी पार्टी को छोड़ने के लिए। चलिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो है। देखिए इस समय आम आदमी पार्टी की हवा तो है गुजरात के अंदर, और टक्कर तरीके से दी जा रही है, और ये सब कुछ कुल मिलाकर वहां पर ताकि सम्मिलित ना हो सके, या जनता का ध्यान भी भटकाने के लिए, या वहां प्रचार प्रसार में ये लोग ना पहुंच सके। आपको याद है ना लोकसभा चुनावों से पहले जिस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को लगातार बिठाए रखा जाता था ईडी के द्वारा, और अब क्या हुआ, उसका कुछ परिणाम निकला? अभी तक कुछ नहीं। चलिए, ये जो भी दल आता है कुछ कम कुछ ज्यादा हथकंडे अपनाते ही। अब आपको मालूम है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु आज वोट डाले गए, जगह जगह जो भी मतदान केंद्र थे वहां पर वोट डाले गए। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय के अंदर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के अंदर सोनिया गांधी ने वोट डाला। वहीं राहुल गांधी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से उसके अंदर लगे हुए, भारत जोड़ो यात्रा में, उन्होंने जो कैंप बूथ था वहां पर जाकर मतदान किया राहुल गांधी ने। आपको मालूम है इस समय जो टक्कर है वो खड़गे और शशि थरूर के बीच में, एक तरीके से कह सकते हैं दोस्ताना मुकाबला कहा जाएगा इसको, कोई तलवारें नहीं खींची हुई है। लेकिन इस बार लगभग शायद कहा जा रहा है 22 वर्षों के बाद, मैं समझ रहा हूँ 22 वर्षों के आसपास के बाद कोई ऐसा मौका आ रहा है कि जब गांधी परिवार से
कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ के अंदर नहीं। और अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ लिया जाए। मैं कार्यक्रम के मध्य में ही आपको एक बार फिर से याद दिलाता चलूं, हमने पिछले कार्यक्रम के अंदर भी कहा था कि मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, तो कृपया थोड़ा सा संभल कर रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप, जिसको आजकल कहा जाता है अंधभक्त, अगर बिल्कुल ही अंधभक्त है नरेंद्र मोदी जी के तो बात अलग है, क्योंकि उनके अनुसार ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही। उन्होंने, इनका एक वीडियो इस समय वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही है, हमारी सहने की शक्ति, उस ठंड को सहने की शक्ति कम हो गई है। तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। और ये वीडियो इसलिए वायरल किया गया क्योंकि आपको याद ही है, अभी 2-3 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strength. अब क्या कहेंगे, सबके अपने अपने तर्क हैं। अब कुतर्क कहेंगे तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु लोग नाराज, लेकिन वो गाना याद आ रहा है ऐसे मौके पर कि नवीन निश्चल की फिल्म का था कि मेरी बात के माने दो और जो अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो अब आपकी इच्छा है, आप रुपया कमजोर हो रहा है इसको स्वीकारें या डॉलर मजबूत हो रहा है इसको स्वीकारें, ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही है इसको स्वीकारें, या हमारी ठंड सहने की क्षमता कम हो गई है इसको स्वीकारें। ये आपके ऊपर है। लेकिन यही जब भारतीय जनता पार्टी की चर्चा चली है तो एक वीडियो आपको और दिखाना चाहूंगा। पीछे आपको मालूम है राहुल गांधी की एक जुबान फिसली थी किसी बात पर, उसके बाद फिर किस तरीके से दुनिया भर के वीडियो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह आदि के, गिरिराज सिंह के कितने वीडियोस वायरल कर दिए गए थे। अब देखिए, यह है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के, जो कि दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया जाता है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यही नहीं मालूम, श्रीमान जेपी नड्डा जी को यही जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1950-51 में हुई या 80 में। उनको जानकारी नहीं, सुन ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में यह कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। कल 18 तारीख मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एक और फैसला आने की उम्मीद हम कर रहे हैं। आपको याद है ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र नेता थे उमर खालिद, उनकी जमानत पर यूएपीए का जो केस था उससे जुड़े हुए मामले पर कल फैसला आ सकता है या आएगा अभी तक के अनुसार। और आपको ध्यान होगा कि 2020 में, वर्ष 2020 के सितंबर महीने में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ शर्जील इमामादी और भी कई लोग थे जो दिल्ली में दंगे हुए थे फरवरी 2020 में उनके संदर्भ में। वो कहते हैं ना, अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत और भी कई धाराएं उसके अंदर लगाई गई थी। आपको एक और जानकारी दे दूं, अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के अंदर हमारे जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, वो सम्मिलित हुए थे और उन्होंने वहां पर यह कहा कि हमारे पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन हमारे स्तंभ हैं। मुझे यह लगता है कि कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों में बंधे हैं और न्यायपालिका इन्हें सुधारती है, लेकिन जब न्यायपालिका भटक जाती है तो उन्हें सुधारने का कोई उपाय नहीं है। ये आज के एक कार्यक्रम के दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसा कहा था।
उन्होंने कहा है कि जब न्यायपालिका को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता है तो जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई न्यायाधीश मामलों पर, कई मामलों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं जो कभी भी उनके दिए गए निर्णय का हिस्सा नहीं होती। आप गौर कीजिएगा, अनेकों ऐसी टिप्पणियां कर दी गई और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मौका मिल जाता, वो दुनिया भर की चर्चाएं, बहस बेवजह की पीपी और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाता है। और फिर उसके बाद वही ढाक के 3 बात पता चलता कि ये तो खाली टिप्पणी थी, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, ये किसी भी तरीके से जो निर्णय दिया गया उसका तो कोई हिस्सा है नहीं, ऑन रिकॉर्ड तो ये चीज है नहीं। खैर, तो किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि जो न्यायाधीश के रूप में जो व्यवहारिक मतलब उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं, वित्तीय सीमाएं होती हैं, उनको नहीं जानते हैं। ये टिप्पणियां एक तरीके से ये भी शायद एक टिप्पणी आ रही है कि उनकी सोच उजागर करती है। कुल मिलाकर यही बात है कि हमारे पास जो है विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका पर तो लगाम लगाने के लिए न्यायपालिका है, लेकिन मुद्दा यही है कि जब न्यायपालिका भटक जाती है तो उन्हें सुधारने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा किरण रिजिजू जी ने आज के एक कार्यक्रम में, अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कहा है। अब फिर वही बात, आगे आगे अब त्योहारों की भरमार है, सावधानी पूर्वक रहिएगा। जो लोग सरकारी वाहनों के अंदर, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में चलते हैं, कृपया करके अपने आंख, अपने कान बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखें, क्योंकि ऐसे समय में कई शैतानों को मौका मिल जाता है गड़बड़ी फैलाने का। सावधानी पूर्वक चलें, अपनी सीटों के नीचे देखें, किसी भी प्रकार का कोई लावारिस वस्तु मिले, कोई बैग मिले तो तुरंत शोर मचाएं, कंडक्टर या पुलिस या किसी को भी सूचित करें। लापरवाह ना बने, और लापरवाह अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ना बने। और साथ साथ मेरा निवेदन कि अब कृपया करके, क्योंकि बहुत ज्यादा बम पटाखे फोड़े जाते हैं, प्रदूषण तो फैलता ही है, बड़े सारे लोग शोर मचाएंगे इसके अंदर कि इस पर प्रदूषण फैलता है, उस त्योहार पर कुछ नहीं होता, उस त्योहार पर कुछ नहीं होता, लेकिन जो वास्तविकता है उसको स्वीकारें। दीपावली दीपों का त्योहार है, दीपक जलाइए, पूजा अर्चना कीजिए, मिठाइयां बांटिए, रंगोलियां बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बम पटाखों से बचें तो बहुत अच्छा। और गौर कीजिएगा, जब उनकी तेज आवाज होती है तो जो आपके गलियों में जानवर रहते हैं, जो आपकी फ्री में सुरक्षा कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज गौर कीजिएगा, जो आपकी सुरक्षा कर रहे होते हैं, जैसे कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स। कई लोग कहेंगे कि आप लोगों को बहुत प्रेम है, हमने पिछले वर्ष भी यही कहा था, उससे पिछले वर्ष भी कहा था, अब फिर हम कह रहे हैं, आप कभी देखिए कैसे कुमलाते हैं, कैसे वो लोग परेशान हो जाते हैं, कुलकुला जाते हैं, डर के मारे भागते हैं, वो छुपते हैं कोनों में, वो पूरी रात उनकी बड़ी बेचैनी से कटती है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से, कृपया करके। और अब एक खुशखबरी आपको दे दूं, क्योंकि ज्यादातर को नहीं ध्यान होगा। 18 अक्टूबर को, अगर इंग्लिश तारीख के हिसाब से देखें तो 18 अक्टूबर को नमस्कार इंडिया को, अर्थात कल जब ये आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, नमस्कार इंडिया के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 18 अक्टूबर 2020 को नमस्कार इंडिया का पहला कार्यक्रम जारी हुआ था। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। आप किसी भी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। हम तो कहते हैं ना कि ना करो उनको खफा जो हम पर गुस्सा करते हैं। अरे प्यार ना सही, नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।